हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। दोस्तों, हम ये एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे हैं जिसके अंतर्गत क्लास 6 की ज्योग्राफी खत्म कर चुके हैं। आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री की बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जितने भी एनसीईआरटी के जीएस के बुक हैं उसको कंप्लीट करना है। इसी कड़ी के तहत आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 को देखेंगे। चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहां और कैसे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। बुक आप जैसे ही ओपन करेंगे वहां पर एक स्टूडेंट है, कैरेक्टर है, उसका नाम है राशिदा। ठीक है, तो बुक ऐसे स्टार्ट होता है। राशिदा एक पेपर पढ़ रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है, और वहां पर वो एक लाइन देखती है। हेडलाइन लिखा हुआ होता है 100 साल पहले। तो अगर कोई छोटा बच्चा है, क्लास 6-7 में बच्चा है, अगर वो ये देखे, जिसको हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, एज ए बिगिनर, तो मन में उत्सुकता होती है कि 100 साल पहले क्या हुआ वो हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो उस राशिदा के कुछ सवाल हैं जिसको मैंने इस बॉक्स में रखा है। ये टॉपिक है आज का, इसी टॉपिक को कवर करेंगे और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, 100 साल पहले या बहुत पहले क्या हुआ है ये कैसे पता लगाएंगे। इसके आप ये देखिए, इतिहास के बारे में पता लगाने के लिए, जैसे मान लीजिए कल क्या हुआ, तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, है ना। 1 साल पहले क्या हुआ, तो आप किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो 1 साल पहले यहाँ पर था। लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ या 200 साल पहले, 1000 साल पहले क्या हुआ, तो उसके लिए तो ना आपको न्यूज़पेपर मिलेगा और ना ही कोई व्यक्ति बताने के लिए बैठा हुआ होगा। तो आपको किसी स्रोत पर निर्भर होना पड़ेगा, कोई सोर्स चाहिए होगा जहां से आप पता कर पाए कि 1000 साल पहले क्या हुआ। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे, आपको कोई स्रोत ढूंढना होगा, कोई साक्ष्य, कोई प्रूफ होगा। जो स्रोत है उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है, साक्ष्य हो गया, कोई प्रूफ हो गया, उन सबको मिला करके हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। अगला क्वेश्चन उसके मन में आता है, राशिदा के मन में, कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में आप अपने रुचि के अनुसार जो भी जानना हो जान सकते हैं। जैसे कि अतीत में लोग कहाँ रहते थे, क्या खाना खाते थे, ठीक है, उनका कल्चर कैसा था, बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, है ना। तो बहुत सारे वैज्ञानिक क्या करते थे, डॉक्टर कैसे थे, ठीक है, परिवहन कैसा था, सड़क कैसा था, घर कैसा था। ये सारी चीजें आप अतीत के बारे में पता कर सकते हैं, उनकी जीवन शैली के बारे में पता कर सकते हैं। इसके बाद राशिदा के मन में आता है सवाल कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, अब लोग कहाँ रहते थे, यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ये इंट्रोडक्शन था, लोग कहाँ रहते थे इसके बारे में दिया गया है। ये देखिए, पूरी पृथ्वी पर ऐसा तो है नहीं एक ही बार में सब जगह सब लोग चले गए रहने के लिए, नहीं, कहीं से शुरू हुआ होगा, फिर धीरे धीरे वहां से फैलते गए और पूरे धरती पर अभी लोग रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, कहा जाता है कि आप यहां देखिए, मानव का जो साक्ष्य है, मानव का सबसे पुराना साक्ष्य जहां से मिला है, प्रूफ मिला है, वो हमारे भारत में ही है, नर्मदा नदी। आप नर्मदा नदी के बारे में समझिए। थीमेटिक नक्शा एक सांकेतिक नक्शा होता है, क्लास 6 के ज्योग्राफी में आपको ये चीज बताया गया है। ठीक है, एक सांकेतिक नक्शा होता है। अब देखिए, भारत के बीच में जो मध्य प्रदेश का एरिया है, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे एक है विंध्य पहाड़ी, ठीक है, और एक वहीं पर है से सटा हुआ सतपुरा की पहाड़ी। दो पहाड़ी, एक है विंध्य और एक है सतपुरा। ठीक है, इन दोनों के बीच से होकर के, इन दोनों पहाड़ी के बीच से होकर के नर्मदा नदी बहती है और अरब सागर में गिरती है। इसी नर्मदा नदी के किनारे, ये कौन सी नदी है, नर्मदा नदी, इस नर्मदा नदी के किनारे सबसे पुराने मानव का साक्ष्य मिलता है, मानव की खोपड़ी मिली है जो कि बहुत पुराना है। तो लोग कहाँ रहते थे इसको समझिए। लोग वहीं पर रहेंगे जहां पर उनको सारी व्यवस्थाएं मिल पाए, जैसे कि पानी मिले, उसे खाने के वस्तु मिल पाए।
तो वैसा जगह ढूंढ करके लोग रहते थे। तो आप जनरली देखेंगे कि पुराने समय में लोग नदियों के किनारे बसना ज़्यादा प्रेफर करते थे, ताकि पानी उनको इजीली मिल सके, क्योंकि पानी पे ही तो सारा चीज़ डिपेंड है। खेती करना है तो पानी से करना है ना, आपको डेली पानी का इस्तेमाल करना है, तो वो नदियों के किनारे ज़्यादा बसते थे। पाकिस्तान, ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान का हो गया। तो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक पहाड़ी है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ी। सुलेमान और किरथर की पहाड़ी। इस सुलेमान और किरथर की पहाड़ी के पास आप देखेंगे, देखिए पहला हमारा पॉइंट है, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। ठीक है, अब लोग जहां रहेंगे वहां पर क्या करेंगे, खेती बाड़ी भी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले कहां पर किया गया है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ी में कौन कौन से फसल, गेहूं और जौ, इसको उपजाना आरंभ किया प्रारंभिक मानवों ने। ठीक है, और एक क्षेत्र और है जहां पर खेती होती थी भारत के अंदर, वो इधर मेघालय वाला क्षेत्र है। मेघालय में जो गारो पहाड़ी है, मेघालय एरिया में एक है गारो और खासी की पहाड़ी होती है, गारो खासी जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी का नाम है, इसी के नाम पर वहां पर लोग समुदाय भी है, गारो खासी जयंतिया समुदाय है, उस पहाड़ी के नाम पर ही उसका नाम पड़ा हुआ है। तो जो गारो पहाड़ियां हैं और जो विंध्य का क्षेत्र है, ठीक है, विंध्य से उत्तर ऊपर की ओर, यहाँ पर खेती किया जाता था। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, सबसे पहले चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया। ये जो विंध्य की पहाड़ी है, इसके उत्तर, इसके ऊपर में सबसे पहले चावल की खेती की गई। ठीक है, और खेती यहाँ पर भी होती थी, गारो पहाड़ी में भी खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब देखिए जो बसने की बात है कि नदी के किनारे, तो 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के किनारे नगरों का विकास हुआ। ठीक है, आज से 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के किनारे नगरों का विकास होना आरंभ हो गया था। 2500 वर्ष पूर्व गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास हुआ। आज जो गंगा नदी आप देखते हैं, इसके किनारे जो नगर बसे हुए हैं, यहाँ पर 2500 वर्ष पूर्व बसना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो लोग कहाँ रहते थे और क्या उपजाते थे, इसके बारे में हम लोग को जानकारी हो गई। ठीक है, अभी हम भारत के सापेक्ष में पढ़ रहे हैं, इसलिए पूरे विश्व के बारे में नहीं देख रहे हैं। अब देखिए, भारत का नाम आप कई बार देखेंगे, भारत को, हमारे संविधान में भारत को दो नामों से पुकारा जाता है, एक है भारत और दूसरा है इंडिया। लाइन लिखा हुआ है भारत दैट इज इंडिया, यानी कि इस देश के लिए दोनों नाम आप प्रयोग कर सकते हैं, या तो भारत या फिर इंडिया। ठीक है, हिंदुस्तान वर्ड हमारे संविधान में नहीं है, सिर्फ दो ही वर्ड है, भारत दैट इज इंडिया, भारत और इंडिया। इन दो नामों का आप देखेंगे ऑफिशियल जितना भी पेपर होता है उस पर यही दो नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, इस देश का नाम भारत या फिर इंडिया कैसे पड़ा, भारत या फिर इंडिया, यही दो नाम हमारा ऑफिशियल है, इसके अलावा हिंदुस्तान वगैरह नाम नहीं है, बस बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं। तो भारत और इंडिया कैसे पड़ा उसके बारे में समझिए। तो इंडिया जो है ये नाम दिया यूनानी और ईरानी, ईरानी और यूनानी जो मुस्लिम उधर से आते थे, ईरान और यूनान के जो लोग आते थे, वो लोग सिंधु को हिंदोस कहते थे। ठीक है, वो अपने भाषा में सिंधु को हिंदोस या इंडस, एक वर्ड है इंडस। ठीक है, तो सिंधु को इंडस कहा जाता था, आज भी इंडस रिवर बोलते हैं हम लोग इसको इंग्लिश में। तो सिंधु को इंडस कहे जाने के कारण, और इस नदी के पूर्व में जो भी क्षेत्र था उसको वो लोग क्या कहने लगे, इंडिया। ठीक है, पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। तो हमारा ये नाम इंडस या इंडिया कहाँ से आया है, ईरानी और यूनानियों का देन है, ईरानी और यूनानी मुस्लिमों का देन है, जो ये लोग क्या किए थे, सिंधु को इंडस कहते थे और इंडस से बन गया इंडिया। ठीक है, और ये जो दूसरा नाम है भारत, ये कैसे आया वो देखिए। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो पहले कबीले होते थे, कबीला मतलब एक ग्रुप होता था, तो भरत नाम का ग्रुप था। ठीक है, ग्रुप का नाम भरत था जहां पर लोग रहते थे, तो उसी के नाम पर देखिए भरत नाम का कबीला था, और इसी समूह के नाम पर जो है भारत नाम रख दिया गया। इस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया, भारत। भरत नामक समूह का उल्लेख ऋग्वेद में है, जो कि 3500 साल पुरानी कृति है, ग्रंथ है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद। तो इसमें क्या है, भरत नामक समूह का उल्लेख है, और इसी भरत से ही रिलेट करके हम लोग भारत बना दिया। तो क्लियर है, देश का नाम कैसे पड़ा, भरत और भारत। इंडिया नाम किसने दिया, इंडिया नाम दिया यूनानी और ईरानियों ने। ठीक है, और भारत कैसे पड़ा,
भारत तो यहाँ पर रहने वाले एक समूह के नाम पर, भरत नाम के समूह के नाम पर भारत पड़ गया। अब अगला सवाल है राशिदा का कि अतीत के बारे में कैसे जाने। जैसे कि अभी मैंने बोला कि आप टेलीविजन देख सकते हैं, न्यूज़पेपर देख सकते हैं, किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत पुराना चीज़ पता करना हो तो वहाँ पर ये सारा चीज़ काम नहीं आएगा। तो वहाँ क्या करेंगे हम लोग, 2-3 चीज़ है जो करके हम लोग अतीत के बारे में जान सकते हैं। देखिए वो क्या है। अतीत के बारे में जानने के लिए आपको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। तो इतिहास कैसे होगा? अब ये जो आप लोग पेपर देखते हैं जिस पर बुक छपता है, कॉपी है, ये सब पुराने समय में नहीं था। ये हाल फिलहाल की चीजें हैं। 1500-1600 ईस्वी में ये सब का आविष्कार हुआ। उसके पहले जो इतिहास लिखा जाता था, ठीक है, तो लिखने के लिए वो लोग वो 2-3 चीज का इस्तेमाल करते थे। देखिए क्या क्या। एक तो था पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि मतलब जो हाथ से लिखते थे, हस्तलिखित, ठीक है, इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट। जो हाथ से लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं पांडुलिपि, ठीक है। आज के समय में क्या है, हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं, टाइप कर दे रहे हैं। उस समय हाथ से बैठ करके लिखते थे लोग, है ना, इतिहासों को। तो अब क्या है, हाथ से तो लिखते थे, लेकिन किस चीज पर? जब कागज नहीं था तो लिखते कैसे थे, कहाँ पर लिखते थे, है ना, कलम भी नहीं था। तो उस टाइम वो लोग देखिए क्या करते थे, जो आज तार का पेड़ आप देखते हैं, उस तार के पत्ते से एक तार पत्र तैयार करते थे, उसको सुखा करके, ठीक है, और उस पर लिख के रखते थे, तार पत्र पर लिखते थे। तो आप सोच के देखिए, तार पत्र पर अगर आप कुछ लिख के रखिएगा और वो सूखा हुआ है तो जल्दी टूटता है वो, आप उसको देखेंगे तोड़ के, तो उसके टूटने का, नष्ट होने का डर ज्यादा रहता था, उसके जल जाने का भी डर ज्यादा रहता था। फिर भी लोग उपाय न होने के कारण तार पत्र पर लिखते थे। और एक हिमालय क्षेत्र में भूर्ज नाम का पेड़ होता है, ठीक है, तो इस पेड़ की छाल से भोजपत्र तैयार करते थे। वो भी कुछ वैसा ही था, पत्ते को सुखा करके उस पर लिखते थे, है ना। तो तार पत्र या भोजपत्र पर लिख करके इतिहास रखते थे, ठीक है। तो ये जो इतिहास लिखा जाता था, इसके नष्ट होने का डर अधिक रहता था। और आज के समय में स्थिति ये है कि अब बहुत कम तार पत्र या भोजपत्र हमको देखने के लिए मिलेगा, है ना, पुराने समय का जो इतिहास के स्रोत है। तो एक तो ये हो गया कि पत्ते पर लिख करके रखते थे। दूसरा था कि पत्थर पर लिखवा देते थे, है ना, पत्थर पर ऐसे पत्थर को खोद खोद के उस पर वर्ड लिख देते थे, है ना। इसको कहा जाता था अभिलेख। जो पत्थर पर लिखवाया जाता था उसको क्या कहते थे? अभिलेख, है ना। तो क्योंकि अब देखिए, अभिलेख जो है जनरली आप देखिएगा तो राजा लोग बनवाते थे। थोड़ा महंगा होता होगा उस टाइम पे बनाना, तो राजा लोग बनवाते थे अपने जीत की कहानियां या अपना कोई आदेश लिखने के लिए। तो एक हो गया तारपत्र, भोजपत्र, और एक हो गया अभिलेख। इस प्रकार के चीजों पर इतिहास को लिखा जाता था पहले, ठीक है। अभिलेख के बारे में यह है, अफगानिस्तान से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो 2250 साल पुराना है। तो अफगानिस्तान से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उस पर अशोक का आदेश लिखा हुआ है। जो अशोक आप जानते हैं कि जो बिहार में सोन नदी के किनारे मगध साम्राज्य था, है ना, उस मगध साम्राज्य के बहुत प्रतापी राजा थे अशोक। उनका एक अभिलेख जो पत्थर पे लिखा हुआ आदेश है वो अफगानिस्तान में मिला है। और इस पर लैंग्वेज क्या क्या है? यूनानी और अरमाइक। यूनानी लैंग्वेज और अरामेइक लैंग्वेज, ये दो भाषा में अशोक का आदेश लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि 2250 साल पुराना है। तो अभिलेख आप समझ गए क्या है, अफगानिस्तान में मिला है, वो किस भाषा में है? यूनानी और अरामेइक भाषा में, ठीक है। अब एक बात देखिए, जो ये तार पत्र बनाए और भोजपत्र बनाए या अभिलेख बनाए, ठीक है, तो लिख तो देंगे इस पर, लेकिन क्या लैंग्वेज जनरली लोग यूज करते थे उसके बारे में है कि लोग आमतौर पर प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे इन तार पत्रों पर लिखने के लिए, ठीक है, प्राकृत भाषा पर लिखते थे इसमें। तो इस प्रकार से आप देखिए कि अतीत के बारे में जानने के लिए आप 2-3 चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, तारपत्र, भोजपत्र, अभिलेख, और जो साक्ष्य मिलते हैं, कुछ प्रूफ मिलता है। मानिए जमीन के नीचे से हड्डी मिला, तो हड्डी की कार्बन डेटिंग करके उसका डेट निकालते हैं, कितना पुराना है ये, ठीक है। तो प्रूफ, जो भी प्रूफ है, साक्ष्य है, उसको, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, इतिहास के बारे में जान सकते हैं। प्रूफ या साक्ष्य के आधार पर आप अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो राशिदा के इस सवाल का जवाब भी हमें मिल गया, अतीत के बारे में कैसे जाने। अब यह है कि अतीत एक या अनेक, इस टॉपिक से क्या समझाया जा रहा है कि जो पुराना समय था वहां पर आप देखेंगे जो इतिहास लिखा गया है वो जनरली राजा महाराजा की
जीत की कहानी या उनके जीवन शैली की कहानी लिखी गई है। लेकिन क्या ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ राजा रानी ही रहते थे, और लोग भी थे, कृषक थे, व्यवसायी थे, है ना, शिल्पकार थे, मजदूर थे। तो उनके जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है, जबकि होना तो उसका भी चाहिए कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कौन सा मनोरंजन का साधन था उनका, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो अतीत एक या अनेक? अतीत अनेक है, ठीक है। सबके नजरिए से अगर देखा जाए, अलग अलग, राजा के नजरिए से अतीत अलग था, इतिहास अलग था, किसी मजदूर के नजर से क्या था, इतिहास अलग था। तो इतिहास एक या अनेक में, अतीत एक या अनेक में क्या कहेंगे आप, कि अलग अलग नजरिए से देखने पर आपको इतिहास अलग अलग दिखेगा, ठीक है। और एक अंतिम टॉपिक है तिथियों का मतलब। अब जैसे यहाँ पर ही देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 8000 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व। तो वर्ष पूर्व क्या होता है, या 3500 वर्ष पुरानी ग्रंथ, वर्ष पूर्व, ये सब कहीं पर अगर देखने के लिए मिले तो उसके बारे में समझिए क्या है। अगर कहीं पर BC लिखा है, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में ईसा पूर्व। अगर ये तीनों कहीं पे दिखे, BC दिखे या ईसा पूर्व दिखे, तो इसका मतलब है कि जो ईसाई धर्म प्रवर्तक थे, ईसा मसीह, ठीक है, उनके जन्म से पहले जो भी चीजें हुई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, BC कहते हैं या फिर ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ है उसी दिन से जो कैलेंडर है, जो अभी हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं, ईसाई कैलेंडर, ये उनके जन्म के दिन से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यानी कि कब, 1 और 1, पहला महीना, पहली तारीख, पहला ईस्वी, ऐसे करके कैलेंडर स्टार्ट हुआ है। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है मार्च, आज तारीख है 6/3/2025। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, लगभग 2000 साल पुराना हमारा ये कैलेंडर चल रहा है। तो इस डेट से पहले, जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, इससे पहले कोई भी घटना हुई होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, BC, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह, है ना, उनको क्राइस्ट कहा जाता है, जीसस क्राइस्ट। और AD अगर कहीं पर लिखा है, AD का मतलब है एनो डोमिनी, ये लैटिन वर्ड है एनो डोमिनी। इसका अर्थ होता है कि जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को AD कहा जाता है, यानी कि 111 पहला तारीख, पहला महीना, पहला ईस्वी। अब देखिए, आपको कहीं कहीं पर AD और कहीं कहीं पर CE लिखा हुआ मिलेगा। तो AD और CE एक चीज है, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। AD और CE एक ही बात हुआ। CE का मतलब है कॉमन एरा, ठीक है। और कहीं पर BC, जो ये BC था, इसके जगह पर BCE देखने के लिए मिलेगा, इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। मतलब दोनों का एक ही है। CE का मतलब ईसा पूर्व और BCE का मतलब ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, है ना। उसके बाद की चीजें AD हो गई, मतलब एक के बाद जो भी चीज, अभी क्या चल रहा है, AD चल रहा है। और कहीं पर आपको अगर इंग्लिश का वर्ड BP लिखा हुआ मिले तो इसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि इतिहास में जो भी चीजें हुई है उसको हम लोग कहेंगे BP। बिफोर प्रेजेंट क्या हो गया, कल भी कोई चीज हुई तो उसको हम क्या कहेंगे, बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये तिथियों का मतलब है, इस प्रकार से आप तिथि देखते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। हम जल्द मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ, और हमें इस सीरीज को आगे लेकर चलना है। आपका सपोर्ट भी इसमें होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, और ये आपका अपना चैनल है, आप इसे सपोर्ट दिखाएं, प्यार दिखाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।